हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। आज फिर से एक क्लास लेके आपके सामने हूँ और आज का क्लास है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था जिसमें 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को हल किया था हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये सिंगल क्वेश्चन है। इसमें है क्या कि दो इक्वेशन दिए हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 और कहा कि इसको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। y बराबर क्या कह रहा है कि mx प्लस 3 है। यहाँ से x और y, इन दोनों समीकरण से x और y का वैल्यू निकालना है और यहाँ इस समीकरण में जो दिया हुआ समीकरण है इसमें x और y का वैल्यू रख देना है और यहाँ से m का वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले समीकरण को लिखते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24। चूंकि हम लोग बाकी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से ही हल किए हैं तो इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि करने के लिए क्या करते हैं कि समीकरण, अच्छा मैंने पिछले क्लास में जो भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें लिखा था कि समीकरण 1 से या समीकरण 1 को हल करने पर, यहाँ आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x से x या y के मान को प्रतिस्थापित करने पर, यह भी लिखा जा सकता है। चूंकि प्रतिस्थापन विधि है तो आप उसको लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान को प्रतिस्थापित करने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। समीकरण 1 से या समीकरण 1 को हल करने पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x को प्रतिस्थापित करना है तो क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो पहले 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2। ये समीकरण 3 हो जाएगा। ये समीकरण है 3। अब इस समीकरण 3 में x का जो वैल्यू आया है, इस समीकरण 3 के मान को समीकरण दूसरे में रखने पर, पहले में क्यों नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही निकाला है इस वैल्यू को, तो पहले में नहीं बल्कि दूसरे में रखेंगे। तो अब यहां से लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा x का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बटा में 2 माइनस 4y बराबर -24। ये इस तरह का समीकरण आ गया हमारा। अब यहां से देख रहे हैं कि ये 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, इसको हम लोग जरा मिटा रहे हैं। बचेगा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। अब 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएगा, चूंकि दोनों माइनस में है और y है तो ये हो जाएगा -7y बराबर -24। और इस 11 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया -7y बराबर 24 और 11 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -35। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ से क्या बचेगा y बराबर क्या होगा 35 बट्टा में 7, 7 से ये कट जाएगा, 7 × 35। y बराबर क्या आ गया 5, y का वैल्यू 5 आ गया। अब इस y के वैल्यू को, y बराबर 5 को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है कितना, x बराबर
11 माइनस 3y बटा में 2। ये समीकरण 3 है। इस समीकरण 3 में चूंकि x का वैल्यू हम y के टर्म में निकाल चुके हैं, y का वैल्यू हमें पता चल गया, तो y का वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3 गुना y का वैल्यू कितना आया है, 5 बटा में 2। इसको हल करेंगे तो 11 माइनस 15 हो जाएगा। 11 माइनस 5 दिया 15 बटा में 2। 11 में से 15 घटेगा, माइनस 15 में से 11, तो ये बच जाएगा माइनस 4 बटा में 2। 2 से 2 कट जाएगा। x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया -2 और y बराबर हमारा क्या आया है, 5। y बराबर आया है 5। x और y का वैल्यू आ गया। अब इस x और y के वैल्यू हमें सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। y बराबर mx प्लस 3 है। यहाँ हमको y का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया, ये 3 तो 3 है ही है, तो इन दोनों वैल्यू को रख देंगे, x और y का वैल्यू रख देंगे तो m का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर होगा। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं x और y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर क्या है, y बराबर mx प्लस 3 है। अब ये y बराबर कितना हमारा वैल्यू आया है, y बराबर वैल्यू आया है 5, m तो निकालना है, x बराबर वैल्यू आया है -2, तो ये -2 हो गया, प्लस ये 3 है। अब ये आ गया 5 बराबर ये -2m प्लस 3, ये 2m को इधर ले आते हैं, 5 को उधर ले आते हैं, तो ये 2m इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2m बराबर ये 3 और ये 5 इधर जाके माइनस हो गया, तो 2m बराबर 5 में से 3 घटेगा, चूंकि ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा। 5 बड़ा है तो 5 में से 3 घट जाएगा, बड़ा जो होता है उसका साइन लिखते हैं, तो -2 बच जाएगा। और ये इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या होगा, -2 बटा 2, ये 1, तो m बराबर आ गया -1। ये हमारा वैल्यू आ गया इसके लिए कि इस समीकरण को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो m यहाँ से हमने इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किया और हल करने के बाद हम x और y का वैल्यू निकाल के ले आए। x का वैल्यू आया -2, y का वैल्यू आया -5 और इस x और y के वैल्यू को y बराबर mx प्लस 3 में रख दिया। y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ था, y और x का वैल्यू इसमें रख दिया, तो इसको सॉल्व करने के बाद m बराबर आया हमारा -1। इस क्वेश्चन का यही आंसर हुआ, अभिष्ट आंसर, कि m बराबर -1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। मेथड वही रहेगा, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से पहले समीकरण, रैखिक समीकरण बनाने हैं और उस समीकरण को फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सवाल है कि निम्न समस्याओं में एक रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये वर्बल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया गया है, लिख दिया गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके पहले हम लोगों को बनाना है क्या, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बनेगा कैसे, जो इसमें इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग रैखिक युग्म बनाएंगे। तो पहला समीकरण, पहला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहले तो हम लोग
यही मानेंगे कि दो संख्या है कौन कौन। तो चूंकि हम लोग रैखिक युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो चर, जाहिर सी बात है दो वेरिएबल होंगे, चर का मतलब होता है वेरिएबल, दो चर होंगे, तो पहला चर हम लोग मानते हैं x और दूसरा चर मानते हैं y। चूंकि ये कन्वेनियंट होता है इसलिए हम लोग x और y को मान लेते हैं। आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी, p q r s कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग पहला संख्याओं को मानते हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो लिखा, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ये मान लिया हमने कि पहली संख्या क्या है, x है और दूसरी संख्या y है। अब स्टेटमेंट से आ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अब ये एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। थोड़ा साफ नहीं है एक्चुअली, फिर से इसको लिख लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ये मान लिया। अब स्टेटमेंट है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब घटाव, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। तो पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो क्या आएगा, 26 आना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट से लिखेंगे, प्रश्न से क्या आएगा, x में से y को घटा देंगे तो यही तो होता है अंतर। अंतर का मतलब होता है कि पहले में से दूसरे को घटा देना या दूसरे में से पहले को घटा देना। अब हमें यह नहीं पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हम यही मान के चलते हैं कि पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। तो किसी में से भी हम y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, x माइनस वाई भी कर सकते हैं। कन्वेनियंट x माइनस वाई हम लोग जुबान पे होता है, इसलिए हम लोग कन्वेनियंट के चलते, अपनी सुविधा के चलते x माइनस वाई ही मानेंगे। तो हम लोग मान लिए कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्या यही है, तो इनका अंतर कितना है, अंतर का मतलब कि ये माइनस हो जाएगा। ये मतलब x माइनस वाई बराबर क्या है, 26। ये दिया हुआ है 26 अंतर। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण पहला हो गया। अब पुनः प्रश्न से क्या है, अब पहला स्टेटमेंट यहीं तक था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, अब तो पहला था कि एक संख्या दूसरी से 26 बड़ी है या एक संख्या दूसरी से 26 छोटी है। अब यहाँ क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या जो दूसरी संख्या है x जो है y का 3 गुना है। इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3y। इसका कहने का मतलब यही है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x क्या है, y का 3 गुना है। मतलब x जो है एक बार और y को 3 बार करेंगे तो x के बराबर आएगा। इस स्टेटमेंट का यही मतलब होता है। अगर आप स्टेटमेंट को रैखिक समीकरण बनाना सीख गए तो आपको समीकरण बनाने में आसानी होगी और ये सुविधाजनक होता है। समझ गए, ये बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आप स्टेटमेंट को समीकरण में ढालना सीख गए, बनाना सीख गए, तो आपका सवाल हल करने का तरीका बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हमारा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x क्या है, 3 गुना है y के। x कितने के बराबर है, 3y के बराबर है। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं वेरिएबल को, तो x माइनस 3y। अब इधर क्या बच गया, 3y इधर से इधर आया तो इधर क्या बचेगा, 0। अब ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां से हम लिखेंगे किसी से भी एक को प्रतिस्थापित, चूंकि लिखा क्या है कि युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हमको इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2 से ही यही को लिख लेते हैं। समीकरण 2 से, चूँकि हम किसी से भी निकाल सकते हैं x या y का वैल्यू को, तो समीकरण 2 से हमने यहाँ से हम निकाल रहे हैं। समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3y। ये समीकरण 3, ये तो ऑलरेडी था ही, लेकिन यहाँ फिर भी जब इसको हल किया तो ये निकल के आया।
अब ये x बराबर 3y के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाला है समीकरण 2 से निकाला है। अब इस समीकरण को x का वैल्यू 3y समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या? x माइनस वाई बराबर 26 है, ये समीकरण 1 है। अब इसमें x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू है कितना? x बराबर कितना आया है? 3y। तो यहाँ से हम लोगों ने रख दिया 3y, ये माइनस वाई बराबर है 26। अब 3y माइनस वाई, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 2y बराबर हो जाएगा 26। अब इसलिए लिखेंगे कि y बराबर क्या होगा? 26/2, 13 दूना 26, इसलिए y बराबर क्या हो गया? 13 आ गया। y बराबर 13 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू निकालना है, तो एक y बराबर दूसरी संख्या माना है, दूसरी संख्या का वैल्यू आ गया, पहली संख्या को निकालना है, तो y का मान हम क्या रखेंगे? y का मान को हम लोग समीकरण 3 में रख लेंगे। 3 में x बराबर 3y ऑलरेडी आया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है क्या? x इज इक्वल टू 3y, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुना y का वैल्यू 13, इसलिए x बराबर क्या आ गया? 3 गुना 13 इज इक्वल टू 39। ये हमारा आ गया x का वैल्यू, y का वैल्यू आया था 13, तो हम लिखेंगे x बराबर 39, y बराबर 13। ये हमारा दोनों समीकरण, दोनों संख्या आ गया, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः अभीष्ट संख्या कितना होगा? अभीष्ट संख्या 39 और 13 है। ये हमारा x और y का जो वैल्यू आया, यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का पूरा हल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन के बाद 1 या 2 और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन है, 6 अलग अलग स्टेटमेंट है, केवल आपका फिगर बदल जाएगा, लेकिन विधि सब एक ही है। आप, हमें उम्मीद है कि इतना अच्छे से समझाया है मैंने, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट को रैखिक समीकरण में बना सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, ये मैंने पहले भी 4-5 क्वेश्चन में बता दिया है। इस क्वेश्चन में भी बताया कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं रैखिक जुम्ब को। तो संभव है कि आपको कम से कम प्रतिस्थापन विधि तो समझ में आ ही गया होगा। स्टेटमेंट को रैखिक समीकरण बनाना है, तो उसके लिए 1-2 क्वेश्चन और करेंगे आगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब 2 कोण ज्ञात करना है। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये तो एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब ये इस एक स्टेटमेंट से तो एक ही समीकरण बन सकता है, लेकिन नहीं, इस एक स्टेटमेंट तो से एक समीकरण बनेगा, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, वो एक वर्ड में छुपा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है क्या? दूसरा स्टेटमेंट है समपूरक कोण। तो जब समपूरक कोण की बात करते हैं ना, तो 2 समपूरक कोण वैसे कोण कहलाते हैं जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उन दोनों कोणों को कहते हैं समपूरक कोण। जैसे मान लिया कोई एक कोण A है, कोण B है। अगर ये मान लेते हैं ये एक तरह से त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो अगर किसी भी 2 कोणों का योग A B C है, किसी भी 2 कोणों का योग अगर उनका योगफल 180 डिग्री हो जाता है, तो हम कहेंगे कि कोण A और कोण B क्या है? समपूरक कोण कहलाते हैं। तो एक स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट छुपा हुआ है समपूरक में। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके।
पहले स्टेटमेंट से पहला समीकरण बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट है बड़ा कोण और छोटा कोण 118 डिग्री का अंतर है, तो यहां से लिख लिए माना कि बड़े कोण का माप बराबर x डिग्री है तथा छोटे कोण का माप बराबर y डिग्री है। ये दो कोण मान लिया क्योंकि बड़ा और छोटा कोण है। अब ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब कि बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाएंगे तो क्या होगा, 18 डिग्री का अंतर आएगा। या बड़े कोण बराबर छोटे कोण को में अगर 18 डिग्री जोड़ेंगे तब जाके बड़ा कोण के बराबर होगा। या कैसे बराबर होगा कि बड़े कोण में से 18 डिग्री घटा देंगे तब जाके छोटे कोण के बराबर होगा। अब इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कैसे कैसे हो सकता है। प्रश्न से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18। ये एक स्टेटमेंट इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, ये ऐसा हुआ कि बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाया तो कितना अंतर आया, 18 डिग्री का। अब दूसरा स्टेटमेंट इसका लिखा जा सकता है कि बड़ा कोण बराबर में छोटा कोण में अगर 18 डिग्री जोड़ेंगे तब जाके बड़ा कोण के बराबर होगा, मतलब कि x बराबर y प्लस 18 होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको तीसरे तरीके से और लिखा जा सकता है कि अगर दोनों कोण को बराबर करना है तो हमको बड़े कोण में से 18 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तब जाके छोटे कोण के बराबर होगा। इसका मतलब है कि x माइनस 18 बराबर y डिग्री। आप इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x बराबर y प्लस 18 डिग्री या x माइनस 18 बराबर y डिग्री, ये तीनों स्टेटमेंट एक ही है। अगर नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। इसको करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ये y इधर जाके प्लस हो जाएगा तो y प्लस 18। यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर y प्लस 18 है ही है, और यहाँ से अगर करेंगे तो ये 18 जाके उधर प्लस हो जाएगा तो y प्लस 18। तीनों स्टेटमेंट बराबर हैं, तो इसलिए किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है x माइनस वाई बराबर 18, x बराबर y प्लस 18 या x माइनस 18 बराबर y। ये किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसमें बात एक ही है। तो ये समीकरण एक हुआ। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, चूंकि समपूरक कोण दिया हुआ है तो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब दो समपूरक कोणों को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल जो होता है, जो दोनों का एडिशन होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे एक स्टेटमेंट होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसी तरह से जो संपूरक कोण होते हैं उनका भी जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम संपूरक कोण है कौन कौन, कोण हमने माना है x और y, तो यही दोनों संपूरक कोण होंगे। तो संपूरक कोण x प्लस y दोनों का योगफल पूछा है, योग लिख लीजिए, योगफल लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये समीकरण 2 आ गया। एक तो स्टेटमेंट से आया और दूसरा क्या आया, कंसेप्ट से आया। कंसेप्ट क्या है कि संपूरक कोणों का योग, या इसको फार्मूला कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए, जो भी कहना है कह सकते हैं। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन ही बनाना था, अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर आप 1 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर या कुछ भी वैसा लिख सकते हैं। समीकरण 1 से प्राप्त होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर 18। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा y इधर आके प्लस हो गया y प्लस 18। ये समीकरण तीसरा हो गया हमारा।
समीकरण 3 आ गया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण आया कहां से? पहले समीकरण को हल करके x का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस x का मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। 1 में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमने इस समीकरण का x का वैल्यू 1 से ही निकाला है। अगर दोबारा से 1 में रख देंगे तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, x का मान रखने पर क्या होगा? समीकरण 2 है क्या? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यही है समीकरण 2। अब इसमें हम x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू आया कितना हमारा? y प्लस 18, ये तो ये हो गया, और ये y पहले से है, बराबर हो गया 180 डिग्री, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, y और y क्या हो जाएगा? 2y। ये 18 बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 18। अब ये 2y बराबर क्या होगा? 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा? 62, 162, यही होगा। अब इसलिए y बराबर क्या होगा? 162 बटा में 2, इसको भाग लगाएंगे, 2 8 16, 2 1 2, बराबर कितना हुआ? 81 डिग्री। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 81 डिग्री। इस y का मान को अब समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा? x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या है? y प्लस 18, यही है। x बराबर y प्लस 18 है, तो x बराबर y कितना है हमारा? 81 डिग्री, 81 प्लस 18, यही है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16, 8 1 9 और 8 1 9, ये 99 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू आया हमारा 99 डिग्री, y का वैल्यू आया हमारा 81 डिग्री। तो यही दो हमारे कोण निकल के आ गए कि बड़े कोण का माप कितना था? x डिग्री, और छोटे कोण का माप y डिग्री। तो हमारा दो समपूरक कोण आगे निकल गया, x बराबर 81, x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। ये दोनों कोण का वैल्यू हमारा निकल के आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। आप इक्वेशन बनाइए और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी चलने पर भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर चलने पर भाड़ा 155 रुपया है। कह रहा है कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि ये कह रहा है कि एक नियत भाड़ा है कि हाँ इतना आपको कम से कम 5 रुपया, जैसे होता है ना कि ऑटो टैक्सी में जा रहे हैं तो आप टैक्सी में या ऑटो में चढ़ गए तो मतलब 5 रुपया देना ही है आपको, तो वो नियत भाड़ा है। और उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलेंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको देना। जैसे मान लिया 5 किलोमीटर चले तो उसने भी एक अलग तय कर रखा है कि 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको और देना पड़ेगा। तो पहले तो 5 रुपया मिनिमम किराया है, 5 रुपया वो, और 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 5 किलोमीटर का 10 रुपया हुआ। तो आपका मतलब हुआ टोटल भाड़ा 5 प्लस 2 गुने 5, मतलब 5 रुपया प्लस 10 रुपया, या कि 15 रुपया। ये इस तरह से भाड़ा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि नियत भाड़ा अलग है और प्रति किलोमीटर दिया गया भाड़ा अलग है।
तो माना कि नियत भाड़ा 100 रुपये है। नियत है ये कि 5 रुपया 100 रुपया आपको देना ही देना है। इसके अलावा आप जितना किलोमीटर चलेंगे उसको किस हिसाब से जोड़ा जाएगा ये देखिए। तो तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया प्रति किलोमीटर है। ठीक है, इसको पर किलोमीटर है, y रुपया पर किलोमीटर है। अब अगर ये मान के चलिए नियत भाड़ा 100 रुपया है, y रुपया प्रति किलोमीटर है। अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना उसको भाड़ा देना होगा? 1 किलोमीटर भाड़ा देने के लिए, 1 किलोमीटर जाने के लिए पहले तो 100 रुपया होगा और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? y रुपया। तो इन दोनों को जोड़ के जितना होगा ये हमारा 1 किलोमीटर का भाड़ा होगा। इसी तरह से 10 किलोमीटर का, तो ये तो x प्लस 1 तो निश्चित रहेगा, लेकिन 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10 गुने y, 1 का 1y, 10 का 10y, इतना जोड़ के जो भी होगा ये हमारा 10 किलोमीटर का किराया होगा। तो पहला स्टेटमेंट देखिए कि नियत भाड़ा तो मैंने मान लिया, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी मैंने मान लिया y किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया है। तो प्रश्न से क्या है? प्रश्न से कि 10 किलोमीटर चला है तो पहला तो नियत भाड़ा लगेगा और प्लस 10y लगेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10y होगा। अब ये टोटल मिला के कितना हुआ है? 105 रुपया। ये है समीकरण पहला। इसी तरह से पुनः प्रश्न से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि अब 15 किलोमीटर जाने के लिए, जैसे 10 किलोमीटर के लिए 10y लिखा था, 15 किलोमीटर के क्या लगेगा? 15y लग जाएगा, क्योंकि ये तो निश्चित है x का x ही लगेगा। तो 15 किलोमीटर के क्या लग जाएगा? x प्लस 15y बराबर 155। ये समीकरण दूसरा हो गया। 2 समीकरण आ गए हमारे, 2 स्टेटमेंट दिए थे, 2 समीकरण आ गए हमारे पास। अब किसी एक समीकरण से किसी एक को हटाने पर मान लिया इसको समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं? x प्लस 10y बराबर 105 ये है। अब यहाँ से हम x बराबर निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10y। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया। x बराबर 105 माइनस 10y, तीसरा समीकरण आ गया। अब इस तीसरे समीकरण को जो x का वैल्यू आया है इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या होगा? समीकरण 2 है क्या? x प्लस 15y बराबर 155। x बराबर हम क्या रख सकते हैं यहाँ से? x बराबर जो वैल्यू आया है समीकरण 3 का, तो समीकरण 3 का वैल्यू आया है 105 माइनस 10y। अब ये 15y ऑलरेडी पहले से है, तो ये 15y बराबर हो गया 155। ये आ गया। ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि x का वैल्यू हमने समीकरण 3 में निकाल रखा है। x का वैल्यू ये था, x का वैल्यू हमने ये रख दिया। 105 तो उधर चला जाएगा, वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, तो ये 10 और 15 दोनों अपोजिट साइड में है तो घट जाएगा। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5y बराबर ये उधर जाके 155 माइनस 105। अब ये 5y बराबर क्या होगा? 155 में से 105 घटा देंगे तो बचेगा कितना? तो बचेगा हमारे पास 50 आ गया। इसलिए y बराबर क्या होगा? 50/5, 5 से कट गया 10 बार, y बराबर आ गया हमारा
10। अब देख रहे हैं नियत भाड़ा हमने x रुपये माना, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, 1 किलोमीटर का भाड़ा x प्लस वाई, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा x प्लस 10y, क्योंकि x तो बदलने वाला नहीं, x नियत भाड़ा है, वो फिक्स है कि 10 रुपया x रुपया देना ही देना है आपको। उसके अलावा आप जितना किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से पर किलोमीटर y रुपये के हिसाब से आपको लगेगा। तो 10 किलोमीटर चला तो x प्लस 10y बराबर 105। दूसरा स्टेटमेंट है 15 किलोमीटर चला तो x प्लस 15y बराबर 155। अब इन दोनों समीकरण को जब हमने हल किया तो हमारा y का वैल्यू आया 10 रुपये। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है क्या, x बराबर 105 माइनस 10y बराबर क्या है 105 माइनस 10 गुणा y का वैल्यू कितना आया था हमारा 10 रुपये। तो 105 माइनस 10 दहाँ 100। अब ये बराबर कितना हो गया, 105 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5। इसलिए x बराबर क्या आ गया हमारा 5 रुपये। x बराबर 5 रुपये आ गया। अब यही पूछा था कि नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या है। नियत भाड़ा हमने क्या माना था, प्रति किलोमीटर x माना था, तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर हमारा 5 रुपये प्रति किलोमीटर आ गया। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए यात्रा के लिए भाड़ा बराबर कितना होगा, x प्लस 25y, यही होगा x प्लस 25y, क्योंकि 10 किलोमीटर के लिए क्या था x प्लस 10y, 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y, तो 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y। तो x बराबर हमारा कितना आया है, x बराबर आया है 5 प्लस 25 गुना y बराबर आया है 10। तो ये आ गया 5 प्लस 25 दहाँ 250, ये आ गया टोटल 5 प्लस 250 255 रुपये। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए हमारा कितना किराया लग रहा है 255 रुपये। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आया होगा और प्रतिस्थापन विधि भी समझ में आया होगा। स्टेटमेंट के थ्रू कैसे रैखिक समीकरण बनाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपने रैखिक समीकरण बनाना स्टेटमेंट के थ्रू सीख गए तो आपको ये क्वेश्चन हल करने में बहुत ही आसानी होगी, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट के थ्रू इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना नहीं सीख पाते हैं, अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तब भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन और हैं जो कि मैंने छोड़ दिए हैं, आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिएगा। संभव है कि आप कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम उसको किसी और क्लास में और बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं और आप सबों के लिए फिर से नए क्लास के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।